हेलो स्टूडेंट्स, आज से आपका 11th और 12th का जर्नी शुरू होने जा रहा है और इसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। तो वो सब्जेक्ट को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं बल्कि हम उसको इजी बनाएंगे ही। और उसमें कुछ जो टोटल चैप्टर्स है 11th और 12th में, वो सभी में से पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट्स, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो बेसिक थिंग्स है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। फिजिक्स ये जो है, ये एक वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक में फुसिस ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेचर। तो ये सब जो हमारा ग्रीक लेटर है इससे नाम पड़ गया हमारे सब्जेक्ट को फिजिक्स। तो हमारे फिजिक्स में क्या क्या है, क्या क्या स्टडी हम करने वाले हैं, फिजिक्स का हमारे डेली लाइफ से कैसा क्लोज रिलेशन है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो फिजिक्स का और टेक्नोलॉजी का अगर हम मिलाप कर देते हैं तो हमारे जो एंसेस्टर्स है उसमें हमारे जो पूर्वज है उनके हिसाब से हमारा जो लाइफ है दैट विल बी वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी, ऐसा बोल सकते हैं हम कि बहुत ही उनके हिसाब से हम बहुत ही आज सुखी हो गए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे आजू बाजू में जितने भी थिंग्स है वो हमें सब फिजिक्स की देन लगते हैं। हमारे घर में फैन से, रेफ्रिजरेटर से, गीजर से, जो भी बातें हैं, कार है, व्हीकल्स है, जो भी बातें हैं, जो हम बाहर जाके डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल्स का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, तो ये सब जो बातें हैं दैट विल बी हैपनिंग ओनली ड्यू टू द फिजिक्स एंड द कॉम्बिनेशन विद द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने जो फिजिक्स में डिफरेंट लॉज है उसका जो संबंध है टेक्नोलॉजी से वो जोड़ के डिफरेंट रिसर्च किए और हमारा लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छा और सुखी अब हो गया है। इसमें हर दिन नए नए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से हम एक दूसरे के पास आ गए हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं जिस प्लेस पे हूँ वहाँ से कितने भी दूर तक इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में मैं लोगों से कांटेक्ट कर सकता हूँ विद इन अ सेकंड। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो डेली लाइफ है दैट विल बी वेरी वेरी इन द गुड मैनर, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिजिक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये रहती है कि फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना इसका स्टडी करते हैं। हमारे आजू बाजू में जो नेचर है, जो नेचर में होने वाले थिंग्स है, इसका स्टडी जिस सब्जेक्ट में होता है वो सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज नथिंग बट द फंडामेंटल साइंस इन विच वी आर स्टडिंग द नेचुरल फिनोमिनॉन। और ये जो नेचुरल फिनोमिनॉन है तो उसका संबंध हमारे डेली लाइफ से कैसे है वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो नेचुरल फिनोमिनॉन में क्या होता है कि देयर विल बी द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड मैटर एंड ऑल्सो विद द मैटर विद द एनर्जी। तो मैटर और मैटर का इंटरेक्शन होगा वो होता है नेचर में, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा वो भी होता है नेचर में। तो ये सभी का स्टडी जिस सब्जेक्ट में होता है वो रहता है फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स डील्स विद द जो हमारे नेचर में डिफरेंट फिनोमेनन है, जिसमें हम स्पेस, टाइम, मैटर, मोशन, रेडिएशन, ये जो सब नेचुरल थिंग्स है वो सभी का स्टडी करते हैं। उसका संबंध हमारे फिजिक्स से है, इसी को हम बोलेंगे फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में ये जो हमारे नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल फिनोमेनन है, जिसमें स्पेस आता है, टाइम आता है, मैटर आता है, मोशन आता है, रेडिएशन आता है, तो ये सभी का स्टडी हो जाता है इन द फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स डील्स विद ऑल दीज नेचुरल थिंग्स। उसके बाद हमारा फिजिक्स जो है वो एग्जैक्ट साइंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो फिजिक्स के बारे में एग्जैक्ट साइंस क्यों है,
क्योंकि फिजिक्स में हमारे पास अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, बाय टेकिंग द एग्जैक्ट रीडिंग्स, बाय टेकिंग द केयरफुल ऑब्जर्वेशंस, ये सभी की वजह से हम कौन सा भी जो मेजरमेंट है वो हाई प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई तो लॉ तैयार हो जाता है, कोई तो थ्योरी तैयार हो जाती है, जिसका यूज करके हम डेली लाइफ में उसका यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हमारा जो सुबह में सन राइज होता है या सन सेट होता है वो कितने बजे होता है, ये हम अब एग्जैक्टली आज बता सकते हैं। सुबह में होने वाली जो बात है वो हम एग्जैक्टली कितने बजकर कितने सेकंड में हमारा वो पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है, ये हाई प्रिसिशन और एक्यूरेसी बाय ऑब्जर्वेशन करके हमें प्राप्त हो गया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज नथिंग बट द एग्जैक्ट साइंस इन विच वी टेक द हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ड्यू टू विच वी कैन prepare the laws, we can construct the laws and theories, and that particular things are very useful for the human life, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये है हमारे फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी। तो इस एक छोटे से लेक्चर में संभव नहीं है, और उसके बारे में पहले लेक्चर में आप बहुत डिफरेंट चैप्टर्स का स्टडी करने वाले हैं। वो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें जो मेजरमेंट वगैरह है वो बहुत ही ट्रिमेंडस रेंज वाला है। इसलिए फिजिक्स के बारे में शॉर्ट में कम टाइम में सब बता देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए शॉर्ट में मैं अब फिजिक्स की डेफिनेशन ऐसी कर सकता हूं कि स्टडी ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का जो एग्जैक्ट नॉलेज है, जिसका स्टडी हम करते हैं, ऐसा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है फिजिक्स। सो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो ये होता है स्टडी। इसमें दूसरी बात होती है कि हमारे जो पर्टिकुलर नॉलेज है नेचर में होने वाले थिंग्स है, दैट विल बी ऑब्टेन बाय द मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। डिफरेंट थिंग्स हम मेजर करते हैं और उसके द्वारा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट निकल आता है और उससे हम एक पर्टिकुलर लॉ तैयार कर देते हैं, जिसका यूज करके हम हमारा जो डेली लाइफ है वो सुकर कर सकते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे हम उसको बिता सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो फिजिक्स में एग्जैक्ट नॉलेज का स्टडी है फिजिकल वर्ल्ड का, जो हमारे आजू बाजू में सब हो रहा है, जिसको हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं, ये सब का स्टडी होता है हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन इन शॉर्ट में। ये इतने टॉपिक में हम ऐसा बता नहीं सकते कि फिजिक्स में सिर्फ इतना होता है, बहुत सारी बातें हैं जो 2 साल में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स इज एग्जैक्ट साइंस क्यों है, ये हमें अभी पता करना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने अभी ऐसी देखी कि हमें जो डिफरेंट लॉज तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट थ्योरीज तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, ये किस वजह से पॉसिबल है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट थिंग्स जो है वो मेजर करनी पड़ती है, और वो मेजरमेंट जो है वो क्यों करना पड़ता है। हमारे डेली लाइफ में हमें मालूम है कि हम मेजरमेंट करने के सिवाय एक दूसरे को कोई भी चीज़ दे या ले नहीं सकते हैं। सपोज हम कोई भी मार्केट में गए तो आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आपको कुछ पैसे दे के वो चीज़ खरीदनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मेजरमेंट करना पड़ता है। सपोज आप कुछ दाल लेने जा रहे हैं, अगर दाल खरीदते हैं आप 1 kg, आपको अगर दाल लेनी है तो 1 kg ये जो है ये आपको 1 kg का एक बैलेंस में 1 kg डालना पड़ेगा, दूसरी साइड में दाल देना पड़ेगा। तो ये जब बैलेंस हो जाएगा तब हमारा समाधान हो जाता है, मेरा भी समाधान हो जाता है, और जो हमारा जो शॉपकीपर है उसका भी समाधान हो जाता है, क्योंकि उसको जितना मैटर उसने हमको दिया दाल का उतना पैसा उसे मिल जाता है, और दोनों भी जो है
वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट हो गया। लेकिन अगर सपोज शॉपकीपर ने ऐसा किया कि आपके पास जो भी बैग है उसमें सिर्फ उसके पास जो पर्टिकुलर दाल है उसको ऐसे 2-3 हाथ में लेके आपके बैग में अगर डाल दिया, तो ना ही उसका समाधान होगा, ना ही आपका सेटिस्फेक्शन होगा। तो इसमें मेजरमेंट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेजरमेंट हुआ तो दोनों भी खुश थे। अगर आपने मेजरमेंट नहीं किया तो दोनों खुश नहीं रहेंगे। जो देने वाला है उसको लगेगा कि ज़्यादा दिया गया, जो लेने वाला है उसको लगेगा कम लिया गया। तो मेजरमेंट करने के सिवाय दोनों का सेटिस्फेक्शन हो नहीं सकता है। तो इसलिए मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट है उतना फिजिक्स में भी इम्पोर्टेंट है। हमें डेली लाइफ में जो मेजरमेंट है उसके बारे में अभी सोचना नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ना है अभी फिजिक्स। इसलिए फिजिक्स में मेजरमेंट क्यों करना पड़ता है ये हमें पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके लिए पहली बात हम ऐसी बता सकते हैं कि फिजिकल सिचुएशन कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा। सपोज एक कौन सी भी फिजिकल सिचुएशन हमने ले ली कि सपोज वन व्हीकल इज ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सपोज फ्रॉम ए टू बी, ये दो प्लेस के बीच एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा। ये पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी थी, बी पॉइंट के पास कितनी वेलोसिटी है, ये से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमको मेजर करनी पड़ेगी, तभी जाके ये जो सिचुएशन है कि द कार विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जो हमारी फिजिकल सिचुएशन है ये कंप्लीटली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिचुएशन कंप्लीटली वी मस्ट मेजर द डिफरेंट क्वांटिटीज so that particular physical situation can be understood very well manner, in the very well manner। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि in any research work the measurement is must। मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी जब आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं। वो रिसर्च वर्क करके कोई तो इम्पोर्टेंट लॉ तैयार होगा, कोई तो थ्योरी आप ऑब्टेन करने वाले हैं, तो ये सब के लिए आपको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट करने के सिवाय कोई भी रिसर्च वर्क नहीं हो सकता। कोई लिक्विड है तो उसका मेजरमेंट आपको लीटर में करना पड़ेगा, मिलीलीटर में करना पड़ेगा, मास मेजर करना पड़ेगा, लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। उसके सिवाय आपका रिसर्च वर्क आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वाई वी मेजर द डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद डिस्कवरी और डिफरेंट लॉज जिसको बोलते हैं हम, कि हमें इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं केपलर्स लॉ। तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है। उसके सिवाय आपको कोई भी लॉ जो है वो तो आप तैयार नहीं कर सकते हैं। केपलर के 3 लॉज है जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी इवेंट अगर आपके आजू बाजू में होने वाली है, सपोज सुबह में कितने बजे सन राइज होने वाला है, कितने बजे वो सन सेट होने वाला है, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग हमें आज पता चल गया है कि बाय यूजिंग द केपलर्स लॉ वी कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हुआ है कि ये सब के पीछे कारण है कि जो ऑब्जर्वेशन है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल मेजरमेंट, प्रिसाइज और आपका जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, ये सबके करने के बाद आपको डिस्कवरी ऑफ इम्पोर्टेंट लॉज होती हुए दिखाई देती है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, केपलर्स लॉज ले सकते हैं, ग्रेविटेशन के न्यूटन के जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है वो ले सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन ले सकते हैं। कोई भी आज तक डिस्कवरी जो हुई है दैट विल बी पॉसिबल ओनली ड्यू टू द मेजरमेंट। उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स सब्जेक्ट ही हमारा मेजरमेंट का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट करने के बाद ही हमें डिटेल में वो पर्टिकुलर नेचुरल थिंग जो है, नेचुरल फिनोमेना जो है वो अंडरस्टैंड होता है। इसलिए हम फिजिक्स को बोल सकते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज और थ्योरीज। आज तक हमारे पास जितने भी लॉज और थ्योरीज प्रूव हुए हैं थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली, तो वो सबका आपको अगर वेरिफिकेशन करना है, सपोज कोई भी साइंटिस्ट ने अगर कोई भी रिसर्च वर्क किया है
तो वो वर्क बराबर है या कुछ गलत उसमें है, उसमें कुछ कमियां है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इसके लिए वर्ल्ड में जो डिफरेंट साइंटिस्ट है वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करते वक्त आपको वो लॉ जो वेरीफाई करना है उसके लिए मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरत है। अगर वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने शुरू में मेज़र करते वक्त जो मास ऑफ द बॉडी है वो 1 ग्राम लिया है, तो सभी जो आपके साइंटिस्ट रहेंगे वो उनके देश में वो रिसर्च करने वाले हैं, तो 1 ग्राम इतना उसका मास लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो पर्टिकुलर लॉ वो साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया है या उसको यहाँ पे रिसर्च किया है, तो उसको वेरीफाई जब डिफरेंट साइंटिस्ट करेंगे तो उस टाइम को भी मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरत है। तो नीड फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स, ये सब पॉइंट इसके अंडर हमने देख लिए हैं। अभी मुड़ते हैं आगे, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट। तो किसको बोल सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी, ये हम पहले देखेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का स्टडी इस चैप्टर में और उसके बाद जो हमारा पूरा सिलेबस है इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते हैं, इसको हमें देखना है अभी। तो ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसने 2 बातें सेटिस्फाई करनी चाहिए, उसी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात हो गई हमारी कि जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट इसमें और लेना पड़ेगा आपको कि जो डिफरेंट लॉज है, जो डिफरेंट इक्वेशंस है, फिजिकल इक्वेशंस है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस क्वांटिटीज का आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लॉ अगर तैयार होता है तो आपको डिफरेंट क्वांटिटीज मेजर करनी है, और वो डिफरेंट क्वांटिटीज जो आपने मेजर की है उसकी सहायता से कोई तो इक्वेशन आप बनाएंगे। तो वो इक्वेशन अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस क्वांटिटी की सहायता से, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन मैंने लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारा, न्यूटन का एक इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये जो हमारी इक्वेशंस है, ये इक्वेशन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वांटिटी के सहायता से, जिसका नाम है फोर्स, यहाँ पे मास है, ये एक्सेलरेशन है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये फिजिकल इक्वेशन में कि या उस फिजिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिन जिन क्वांटिटीज का यूज होता है फिजिक्स में, उसी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी जो क्वांटिटी रहेगी जिसको हम एक तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और दूसरी बात जिस क्वांटिटी की सहायता से हम कौन सा भी डिफरेंट इक्वेशन जो है, फिजिकल इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर इसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि कुछ क्वांटिटीज ऐसे है कि जो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसी एक खबर मिल गई कि आपका कोई भी दोस्त का यहाँ पे अच्छे मार्क्स से पासिंग हुआ, या वो यूपीएससी में टॉप हो गया या एमपीएससी में टॉप हो गया, तो आप जब उसको मिलेंगे, उसको अगर आपने पूछा कि आपको कितना यहाँ पे कितनी खुशी हुई है, तो वो बोलेगा मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उसका लाइफ अब बन जाएगा। तो खुशी कितनी हुई है वो खुद भी नहीं बता सकता, वो सिर्फ खुद उसको फीलिंग कर सकता है, लेकिन उसके दोस्त को वो उसका प्रमाण बता नहीं सकता कितनी फीलिंग उसको हो रही है। वो सिर्फ इतना बोल सकता है कि बहुत बहुत खुशी हुई है, इतना ही बोल सकता है। तो ये जो हैप्पीनेस है, खुशी है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसी घटना आपके रिलेटिव्स में हो गई तो आपको बहुत सैडनेस आ गया, तो सैडनेस आप मेजर नहीं कर सकते। कितना दुख आपको हुआ है वो कोई भी मेजर नहीं कर सकता है। तो ये जो क्वांटिटीज़ है इसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका मेजरमेंट हम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ है वो एक तो आपको डायरेक्टली मेजर करते आनी चाहिए, या उन क्वांटिटी की सहायता से आपको कोई भी फिजिकल इक्वेशन लिखते आना चाहिए,
वो फिजिकल इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटी रहेगी वो मेजरेबल क्वांटिटीज रहेगी। तो ये सब जो ऐसी क्वांटिटीज है उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है उसके दो टाइप्स में हम उसको डिवाइडेशन करते हैं। तो उसमें पहला टाइप रहता है फंडामेंटल क्वांटिटी या उसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी, और दूसरा टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दोनों का मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का मीनिंग ऐसा रहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगी जिसका मेजरमेंट करते वक्त आपको दूसरी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने मास कंसिडर किया, तो मास का जब हम मेजरमेंट करेंगे, कोई भी बॉडी का मास मेजर करेंगे, तब हमें दूसरी कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसलिए मास को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का मेजरमेंट करते वक्त भी हमें को दूसरी कौन सी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, इसलिए उसी को भी बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है जिसका मेजरमेंट आप करते हैं, तब दूसरी कौन सी भी क्वांटिटी को आपको कंसिडर करना नहीं है, डिपेंड रहना नहीं है, ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये 7 है, वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो उसके बाद आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ। डिराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग रहता है इसके एग्जैक्टली अपोजिट, कि ऐसी जो क्वांटिटी रहेगी कि जिसका मेजरमेंट आप करेंगे तब आप दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ऊपर आप डिपेंड कर रहते हैं। वो दो क्वांटिटी मालूम होने के बाद ही आपको डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, एरिया अगर हमने ले लिया, तो कोई भी बॉडी का या कोई भी स्क्वायर प्लेट का आपको अगर एरिया निकालना है तो आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए, ब्रेड्थ मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम भी है, देखो वॉल्यूम आपको अगर क्यूब का निकालना है तो क्यूब का लेंथ मालूम होना चाहिए, उसकी ब्रेड्थ मालूम होनी चाहिए और उसकी हाइट भी मालूम होनी चाहिए। तो वॉल्यूम जो है वो 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया जो है वो 2 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज हम आगे जाके सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो पढ़ने वाले हैं, उसका फार्मूला है mv²/r। इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स ये मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ है जो 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जब हम उसका मेजरमेंट करते हैं ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन 2 or more physical quantities is called as the derived quantity. For the measurement of derived quantity, we depend upon 2 or more physical quantities, तो उसको बोलते हैं हम derived quantity। तो derived quantity का यूनिट जो रहता है उसको derived यूनिट बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट रहता है उसको हम फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट ऐसा बोलते हैं। तो इसमें अब हमारा ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका जो टेबल है वो टेबल हर एक बुक में दिया रहता है, वो आप देख सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद हमें आगे मूव करना है टुवर्ड्स द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसको मैं शॉर्ट में एक टेबल बनाता हूँ और वो टेबल की सहायता से हम यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, हमें 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मालूम है, वो चारों का हम यहाँ पे एक ही टेबल में दिखाएंगे और उसके साथ हम जो पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये शुरू का जो टाइम था, दैट मीन्स 1960 के बिफोर,
तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ होती आ रही थी। तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे थे। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे कि सपोज कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में कोई भी रिसर्च हुआ तो उसमें सपोज अगर मास, सपोज हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन में अगर मास मेजर किया कोई भी साइंटिस्ट ने तो वो पाउंड में मेजर करते थे। तो वही रिसर्च वर्क जब अदर कंट्रीज के साइंटिस्ट उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो उनको पहले ये बात करनी पड़ती थी कि पाउंड का कन्वर्शन एक तो ग्राम में करना पड़ता था या तो किलोग्राम में करना पड़ता था। तो इससे जो डिफिकल्टीज आ रही थी, इसके लिए एक मेजर्स और वेट्स की एक कॉन्फ्रेंस जो है पूरे इंटरनेशनली यहाँ पे क्रिएट करके उसके ऊपर वो जो मीटिंग हुई उसमें ऐसा डिसाइड किया गया कि सभी देशों में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। तो 1960 के बिफोर जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, वो हम पहले देख लेते हैं। इसमें लेंथ, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए सीजीएस सिस्टम का भी यूज होता था, वहाँ पे एफएस सिस्टम का यूज हो रहा था, एमकेएस सिस्टम का यूज हो रहा था। तो सीजीएस सिस्टम को बोलते हैं हम, सीजीएस का लॉन्ग फॉर्म जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसा उसका नाम था। सॉरी। उसके बाद एफएस सिस्टम थी जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट थी, जिसमें लेंथ हम फुट में मेजर करते थे, मास जो है पाउंड में मेजर करते थे और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करते थे। उसके बाद थी एक एमकेएस सिस्टम जिसमें मास मीटर में, सॉरी, लेंथ मीटर में मेजर की जा रही थी, मास जो है वो किलोग्राम में मेजर हुआ करता था और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर हुआ करता था। तो इसकी वजह से कुछ डिफिकल्टी आ रही थी। इसके लिए कम से कम 8-10 साल में उसके ऊपर पूरा रिसर्च हो गया, डिफरेंट क्वांटिटीज जो है उसके लिए कौन सा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है पूरे वर्ल्ड में, हर एक देश जो है इसके लिए उसमें शामिल हो गया और उनको सभी को अभी बता दिया गया कि ये ऐसा हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाना है। तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन किसी कंट्री को होगा तो वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। ऐसे करते करते 1971 या 72 से एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको बोलते हैं हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो इम्प्लीमेंट हो गई और वो पूरे वर्ल्ड में अब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है इसका यूज हो रहा है। आपको टेबल से एक बात पता चल रही होगी कि पहले जो हमारे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इसमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसका हम यूज करते थे। लेकिन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करके उनका जो यूनिट है वो हम डिसाइड करते थे। तो ये हमारी जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करेंगे। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ये थोड़ा जो आप बोल सकते हैं उसको कि कोरिलेटेड ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसमें जो हमारा लेंथ है वो मीटर में हम मेजर कर रहे हैं अभी, जो मास है वो किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम जो है वो सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर में मेजर करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी अब हम मानते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम मोल से मेजर करते हैं, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो है वो केल्विन नाम का जो साइंटिस्ट है उसके नाम से उसका यूनिट हमने डिसाइड किया है। और लास्ट में है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट है कैंडेला। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसके यूनिट्स हम अब एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलग अलग नाम से वो हम जान रहे हैं। और अब पूरे वर्ल्ड में जो हमारी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसका यूज हो रहा है। तो ये हो गई हमारी जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज होती थी। इसके पहले आप अगर पुराने बुक देखेंगे तो आपको इसमें सीजीएस सिस्टम का और एमकेएस सिस्टम का नाम दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद हमें ऐसा दिखाई देता है हर एक बुक में कि ऐसा यूनिट ऑफ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ऐसा ही हम अब बोलते हैं। अब ऐसा बोलते नहीं है कि एमकेएस सिस्टम में उसका क्या यूनिट है, लेकिन सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम इसको हम रिलेटेड बोलते हैं, को रिलेशन है दोनों में। एसआई सिस्टम का कन्वर्शन सीजीएस सिस्टम में कर सकते हैं, सीजीएस का इन
जो कन्वर्शन है वो एसआई सिस्टम में कर सकते हैं। इसलिए ये दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है, जो सीजीएस सिस्टम है और दूसरी है हमारी एसआई सिस्टम। उसको फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिटीज ऐसा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो ये हो गए हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद मूव करते हैं कि कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको अगर मेजर करने के बाद एक्सप्रेस करना है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो कौन से भी फिजिकल क्वांटिटी जो रहती है उसको अगर आपको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है तो वो हम 3 टाइप से करते हैं। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी कुछ ऐसी है कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे यूनिट देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये रेशो टाइप, जो हमारी कौन सी भी क्वांटिटी है जिसकी डेफिनेशन में रेशो रहेगा, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके बाद पॉइजन्स रेशो है, स्ट्रेन है। तो ये जो क्वांटिटीज है इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ने पूछा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इट विल बी नियर अबाउट 1.5, बस इतना ही बोलना पड़ेगा आपको। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये आपकी कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू या रेशो से हम जो रेशो आता है, दैट रेशो इज नथिंग बट द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट डिनोट्स द और दैट कंप्लीटली स्पेसिफाइज द क्वांटिटीज which are refractive indices, Poisson's ratio, then strain। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जो हमारे पूरे 2 साल के सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दूसरा जो टाइप है वो बोलते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट आपको देना पड़ेगा। इसमें ये जो क्वांटिटीज रहेगी इनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, या दूसरी भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको ही हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपको मैग्नीट्यूड देनी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड के बाद उसके साइड बराबर उसके साथ में यूनिट भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ऐसी जो क्वांटिटीज है उसको स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं। इसमें हम ले सकते हैं मास, लेंथ, देन ये एनर्जी है। ये जो क्वांटिटीज है इनको अगर आपको मास किसी ने पूछा तो 10 ग्राम ऐसा लिख सकते हैं, लेंथ पूछी तो 5 मीटर ऐसा ले सकते हैं, ये एनर्जी 5 जूल ले सकते हैं। इसमें 10, 5 और ये 5 इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, और इसके साथ में ये जो हमने उसके साथ में दिया है ग्राम है, ये मीटर है, ये जूल है, तो इनको बोलते हैं हम यूनिट। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज है जस्ट लाइक द मास, लेंथ और एनर्जी कि जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी देने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और कुछ ऐसी क्वांटिटीज है फिजिक्स में कि जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी देनी पड़ेगी और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ने वाली जो क्वांटिटीज है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सपोज मैंने आपको ऐसा बताया कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बॉडी। एक बॉडी है जिसको आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 5 न्यूटन ये हो गई उसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया वो भी आपको बताना पड़ेगा। अगर बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ऐसी जो क्वांटिटीज है जस्ट लाइक द फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद एक्सीलरेशन है, मोमेंटम है,
ये सब जो क्वांटिटी है इनको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तीन प्रकार से हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू कर सकते हैं, बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट कर सकते हैं, जिसमें हम मैग्नीट्यूड विथ यूनिट बोल सकते हैं, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्सप्रेस करके कुछ क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। कंप्लीटली उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो उसका स्पेसिफिकेशन है, वो हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन या स्पेसिफिकेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। कंप्लीटली कैसे करते हैं वो बात।